हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल अबाउट सिविल। हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी। तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी में हमने नई यूनिट स्टार्ट की थी लास्ट लेक्चर में, जो कि यूनिट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट। तो कंक्रीट हमने देखा है कि कंक्रीट दो स्टेज के अंदर हमारे पास रह सकता है। एक तो प्लास्टिक स्टेज, जहाँ पर कंक्रीट मिक्स हम बनाते हैं और उसमें वो हार्ड नहीं हुआ होता है तब तक, और सॉफ्ट होता है, जिस ऐसी कंडीशन में होता है कि हम किसी भी शेप के अंदर उसको ढाल सकते हैं। तो ये होता है एक प्लास्टिक स्टेज। उसके बाद दूसरा स्टेज आता है, जो कि स्टेज होता है हार्डन स्टेज। ठीक है, अब फिगर आपको दिख ही रही है। तो ये जो स्लैब्स हैं आपको ये दिख रहे होंगे। ये जो मटेरियल है हम इसको कंक्रीट बोलते हैं। तो कंक्रीट का तो अब आप सबको आइडिया हो गया होगा कि कंक्रीट हम किसको बोलते हैं। तो दो स्टेजेस थी, एक थी प्लास्टिक स्टेज और दूसरी थी हार्डन स्टेज। तो प्लास्टिक स्टेज के अंदर हमने तीन प्रॉपर्टीज देखी थी। देखो अब तीन प्रॉपर्टीज कौन सी हैं। देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट इन प्लास्टिक स्टेट। तो सबसे पहले तीन प्रॉपर्टीज थी कंक्रीट की। सबसे पहली गुड वर्केबिलिटी, उसके बाद नो सेग्रीगेशन, और उसके बाद तीसरी थी नो ब्लीडिंग। तो ये तीन कंडीशंस हमारे पास थी, जो कि होती हैं प्लास्टिक स्टेज में, यानी कि कंक्रीट तब तक हार्ड नहीं हुआ होता है, तब तक कंक्रीट सॉफ्ट होता है। तो इसको हम बोलते हैं कि जब कंक्रीट प्लास्टिक स्टेज में है तो तीन प्रॉपर्टीज़ उसमें रहती हैं। एक तो वर्केबिलिटी, दूसरा नो सेग्रीगेशन, और नो ब्लीडिंग। तो ये सब चीज़ें रहनी चाहिए कंक्रीट प्लास्टिक स्टेज के अंदर। इसके बाद हमने नेक्स्ट स्टार्ट किया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंक्रीट इन हार्डन स्टेट, यानी कि कंक्रीट जब हार्ड हो चुका होता है तब कंक्रीट के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। तो अब देखो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं कंक्रीट के अंदर। अ हार्डन्ड कंक्रीट मस्ट पोसेस द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। तो हार्डन्ड कंक्रीट के अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहला है स्ट्रेंथ। यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। स्ट्रेंथ होता है, स्ट्रेंथ बेसिकली, स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि अगर कोई भी लोडिंग की फॉर्म में वेट आ रहा है तो उस वेट को रेजिस्ट अगर कंक्रीट कर पा रहा है तो वो किसकी वजह से कर पाता है, उस वेट को रोक पाता है। किसकी वजह से? स्ट्रेंथ की वजह से। तो स्ट्रेंथ सबसे मेन प्रॉपर्टी है कंक्रीट की, जब कंक्रीट हार्ड स्टेज में होता है, हार्डन स्टेज में। तो क्या क्या प्रॉपर्टी है? सबसे पहला टेंसाइल स्ट्रेंथ, फिर उसके बाद कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ, एटसेट्रा। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गया, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। तो ये तीन स्ट्रेंथ रहती है कंक्रीट की। A good quality concrete in hardened state must possess the desired crushing strength। तो किसी भी hardened concrete के अंदर crushing strength अच्छी रहती है। तो ये सब strength की प्रॉपर्टी है। टेंसाइल स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। कंक्रीट के अंदर जब कंक्रीट हार्डन स्टेज में होता है तो ये प्रॉपर्टी बहुत ही इफेक्टिव है। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास ड्यूरेबिलिटी। अब ड्यूरेबिलिटी क्या होता है? Durability is defined as the period of time up to which concrete in hardened state withstands the weathering effects satisfactorily। यानी कि ड्यूरेबिलिटी वो टाइम पीरियड होता है जब तक कि कंक्रीट हार्ड हो जाता है, और हार्ड होने के बाद वो अलग अलग वेदर के इफ़ेक्ट को झेल सकता है। तो हम इसको बोलते हैं ड्यूरेबिलिटी। और अगर हम समझने के लिए देखें तो ड्यूरेबिलिटी, ड्यूरेबल होता है लंबे समय तक चलने वाला। ड्यूरेबिलिटी का मतलब है जो काफ़ी लंबे समय तक चल जाए। तो अगर हार्ड स्टेज में रहता है कंक्रीट तो ये ड्यूरेबल रहता है, लंबे समय तक चल जाता है। अब ये प्रॉपर्टी ड्यूरेबिलिटी डिपेंड करती है वाटर सीमेंट रेशो पर। अगर हम वाटर सीमेंट रेशो ठीक यूज़ करेंगे तो कंक्रीट की स्ट्रेंथ अच्छी होगी और वो ड्यूरेबल होगा, काफ़ी लंबे समय तक वो कंक्रीट चल पाएगा। लेकिन अगर कंक्रीट में वाटर सीमेंट रेशो की हमने गड़बड़ी कर दी तो वाटर सीमेंट रेशो गड़बड़ी से स्ट्रेंथ अच्छी नहीं आ पाएगी। स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होगी तो कंक्रीट ड्यूरेबल नहीं होगा। ये हमने जब
लास्ट यूनिट पढ़ी थी, तो लास्ट यूनिट में हमने पढ़ा था कि जो स्ट्रेंथ होती है कंक्रीट की वो डिपेंड करती है कितना हम वाटर ऐड कर रहे हैं, सीमेंट के बजाय वाटर पर डिपेंड करता है। तो ये प्रॉपर्टी है। अब ड्यूरेबिलिटी डायरेक्टली डिपेंड करती है वाटर सीमेंट रेशो पर। वाटर सीमेंट रेशो सही रहा तो स्ट्रेंथ अच्छी आएगी, स्ट्रेंथ अच्छी आएगी तो कंक्रीट ड्यूरेबल होगा, और अगर स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होगी तो ड्यूरेबल भी नहीं होगा। तो ड्यूरेबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अ गुड क्वालिटी कंक्रीट इन हार्डन स्टेट मस्ट बी ड्यूरेबल। तो जो अच्छी क्वालिटी का कंक्रीट है तो हार्डन स्टेट के अंदर ये ड्यूरेबल होना चाहिए। अगर अच्छा है तो वो ड्यूरेबल ज़रूर होगा, लंबे समय तक चल जाएगा, टिकाऊ रहेगा। तो ड्यूरेबिलिटी प्रॉपर्टी यहाँ से क्लियर है। ड्यूरेबिलिटी आप यहाँ से नोट कर लो। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास द इम्परमिएबिलिटी। अब इम्परमिएबिलिटी क्या होता है? द इम्परमिएबिलिटी ऑफ हार्डन्ड कंक्रीट मे बी डिफाइंड एज द प्रॉपर्टी टू रेजिस्ट एंट्री ऑफ वाटर। तो इम्परमिएबिलिटी हार्डन्ड कंक्रीट के अंदर प्रॉपर्टी होती है जो कि वाटर की एंट्री को रोकते हैं, यानी कि पानी बीच में से पास नहीं हो सकता, पानी की एंट्री को रोक देते हैं। तो ये प्रॉपर्टी कहलाती है इम्परमिएबिलिटी। अब ये प्रॉपर्टी कैसे आती है कंक्रीट के अंदर? ये प्रॉपर्टी आती है अगर हम सीमेंट की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो ये प्रॉपर्टी आ जाती है। अ कंक्रीट इन हार्डन स्टेट मस्ट बी इम्परमिएबल। अब जो भी कंक्रीट है वो हार्ड स्टेज में इम्परमिएबल होना ही होना चाहिए, क्योंकि ये हमने पहले भी पढ़ा है कि अगर कंक्रीट इम्परमिएबल नहीं होगा, यानी कि परमिएबल है, अपने अंदर से पानी को पास होने दे रहा है, तो हम रेनफोर्स्ड कंक्रीट भी बनाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में पानी बीच में से पास होगा जब, तो जो सरिया है वहाँ भी पानी जाएगा, सरिया फूल जाएगा, इससे स्ट्रक्चर खराब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और स्ट्रक्चर खराब होता है। तो इसलिए वाटर की एंट्री कंक्रीट के अंदर नहीं होनी चाहिए और कंक्रीट इम्परमिएबल होना चाहिए। तो प्लास्टिक अगर जब हार्ड हो जाता है कंक्रीट तो उसके अंदर इम्परमिएबिलिटी प्रॉपर्टी भी होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास इलास्टिसिटी। देखो इलास्टिसिटी क्या होता है? दो हार्डन्ड कंक्रीट इज अ ब्रिटल मटेरियल, इट इज़ डिजायर्ड दैट इट शुड पोसेस एडिक्वेट इलास्टिसिटी। अब ये हम जानते हैं कि जो कंक्रीट होता है ये ब्रिटल मटेरियल है। ब्रिटल मटेरियल कौन से होते हैं? जब हमने स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स पढ़ना शुरू किया था तो हमने फर्स्ट यूनिट में मटेरियल के बारे में ही पढ़ा था कि इलास्टिक मटेरियल कौन से होते हैं, डक्टाइल कौन से होते हैं, ब्रिटल कौन से होते हैं। तो वहाँ से हमें पता है कि ब्रिटल मटेरियल वो मटेरियल्स होते हैं जिन पे अगर हम फोर्स लगाते हैं तो वो टूट जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि कंक्रीट है, ऐसा तो आपने कभी नहीं देखा ना कि कंक्रीट को हम अगर खींच रहे हैं तो कंक्रीट लंबा होता जा रहा है और पतला होता जा रहा है लेकिन टूटा नहीं, ऐसा नहीं होता ना। कंक्रीट के अंदर क्या होता है? कंक्रीट पर अगर फोर्स लगती है तो कंक्रीट क्रैक हो जाता है बीच में से। तो कंक्रीट वैसे तो एक ब्रिटल मटेरियल है, ब्रिटल यानी कि तुरंत झटके से टूट जाता है। जैसे कि चौक को अगर हम खींचे, दोनों साइड से फोर्स लगाएं तो उसके अंदर इलास्टिसिटी नहीं रहती, वो सीधा टूट जाती है और क्रैक आ जाता है बीच में। लेकिन फिर भी हम मानते हैं कि कंक्रीट के अंदर जितनी इलास्टिसिटी की रिक्वायरमेंट है उतनी इलास्टिसिटी होनी चाहिए। भले ही बहुत ज़्यादा इलास्टिसिटी ना हो, लेकिन जितनी रिक्वायरमेंट है इलास्टिसिटी की उतनी इलास्टिसिटी होनी चाहिए।
इलास्टिसिटी के बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास श्रिंकेज। अब हार्डन्ड कंक्रीट क्या है? हार्डन्ड कंक्रीट शुड एक्सपीरियंस लीस्ट श्रिंकेज। अब जो कंक्रीट हार्ड हो चुका है तो उसके अंदर श्रिंकेज बहुत ही कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर श्रिंकेज बहुत ज़्यादा रहेगी तो कंक्रीट श्रिंक होता रहेगा और श्रिंक होने के बाद उसमें क्रैक्स आ जाएंगे। तो जो कंक्रीट हार्ड हो चुका है उसके अंदर श्रिंकेज काफ़ी कम होनी चाहिए। दिस प्रॉपर्टी इज़ गाइडेड बाय वाटर सीमेंट रेशो। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये पता चलती है हमें वाटर सीमेंट रेशो से। श्रिंकेज इज़ लेस इफ़ द वाटर सीमेंट रेशो इज़ लेस। अगर हम वाटर सीमेंट रेशो को कम रखेंगे तो श्रिंकेज भी कम होगी। वाटर सीमेंट रेशो को कम रखा तो श्रिंकेज भी कम रहती है। तो श्रिंकेज एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि हार्डन स्टेज में, कंक्रीट जब हार्ड हो चुका है तब ये नहीं आना चाहिए कंक्रीट के अंदर, तो इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं श्रिंकेज। तो आप यहाँ से इलास्टिसिटी और श्रिंकेज को रीड कर लो। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? एक हार्ड कंक्रीट के अंदर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन काफ़ी कम होना चाहिए, जितना कम हो सके उतना कम होना चाहिए कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। तो एक हार्ड कंक्रीट के अंदर कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन काफ़ी कम होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं कंक्रीट जब हार्ड स्टेज में होता है। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं रिवाइज कर लेते हैं, शुरू से रिवाइज कर लेते हैं पूरा। देखो, प्लास्टिक स्टेज के अंदर जब कंक्रीट होता है तो क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए? तो प्रॉपर्टी होनी चाहिए गुड वर्केबिलिटी, नो सेग्रीगेशन एंड नो ब्लीडिंग। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ हैं, ये 3 प्रॉपर्टी कंक्रीट के अंदर होती हैं और होनी चाहिए जब कंक्रीट प्लास्टिक स्टेज के अंदर है। इसके बाद जब कंक्रीट हार्ड स्टेज के अंदर आ जाता है, हार्ड हो जाता है कंक्रीट, तो क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है? तो होती है स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, इम्परमिएबिलिटी, इसके बाद इलास्टिसिटी, श्रिंकेज और थर्मल एक्सपेंशन। तो ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं कंक्रीट की हार्ड स्टेज में। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। अभी हमने वर्केबिलिटी के बारे में पढ़ा था जब हमने प्लास्टिक स्टेज की बात की थी। तो सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ा था उसके अंदर कि वर्केबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, वर्केबिलिटी सही रहनी चाहिए जब कंक्रीट प्लास्टिक स्टेज के अंदर है। तो डिस्कस करते हैं वर्केबिलिटी के बारे में ही डिटेल में। तो वर्केबिलिटी of concrete is measured in terms of the ease of mixing and placing of concrete। तो वर्केबिलिटी सबसे सिंपल भाषा में अगर हम समझें तो हम मेज़र करते हैं कि वर्केबिलिटी कितनी है ये देखकर कि हम कितनी आसानी से मिक्स बना पा रहे हैं और कंक्रीट को प्लेस करा पा रहे हैं। हाईली वर्केबल कंक्रीट कैन ईजिली बी मिक्स्ड। तो जो कंक्रीट हाईली वर्केबल होगा उसको हम आसानी से मिक्स कर पाएंगे, प्लेस कर पाएंगे और ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। तो वर्केबिलिटी का मतलब है काम करने में आसानी। जो ज़्यादा वर्केबल है उसको हम ज़्यादा आसानी से हैंडल कर पा रहे हैं मतलब प्रॉपरली ढंग से हम उसे मिक्स कर पा रहे हैं, सब चीज़ें उसमें ढंग से मिक्स हो गई। उसके बाद जहाँ भी हमें उस कंक्रीट को प्लेस कराना है हम वहाँ पे प्लेस करा पा रहे हैं, और उसके बाद जहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना है ट्रांसपोर्ट भी हम आसानी से कर पा रहे हैं। तो ये 3 चीज़, मिक्सिंग, प्लेसिंग, ट्रांसपोर्शन। तो ट्रांसपोर्टेशन, प्लेसिंग, मिक्सिंग अगर हो पा रही है तो हम बोलते हैं कंक्रीट बहुत बढ़िया है और वर्केबल है। ऑल द मटेरियल्स एंड प्रोसेसेस इन्वॉल्व इन प्रोड्यूसिंग कंक्रीट अफेक्ट द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। तो जितने मटेरियल हैं और प्रोसेस है जो कि कंक्रीट प्रोड्यूस करते हैं तो वो सब के सब वर्केबिलिटी पर असर डालते हैं।
क्योंकि कंक्रीट जिन जिन चीज़ों से मिलकर बना है, अगर उन चीज़ों के अंदर हम चेंज करेंगे तो कंक्रीट की प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाएगी। फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट शुरू करते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट के अंदर आएगा, फॉलोइंग आर द फैक्टर्स अफेक्ट द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो कि वर्केबिलिटी पर असर डालते हैं, वर्केबिलिटी को प्रभावित करते हैं। तो क्या क्या पॉइंट्स हैं? देखो, सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास वाटर कंटेंट। अब वाटर कंटेंट हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि वाटर कंटेंट से बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है वर्केबिलिटी पर। पानी ज़्यादा डालेंगे तो वर्केबल हो जाएगा, और लेकिन साथ में वर्केबल तो हुआ, लेकिन साथ में स्ट्रेंथ कम हो जाती है। और अगर पानी कम डाल रहे हैं तो वर्केबिलिटी ही नहीं रहती, लेकिन स्ट्रेंथ आ जाती है। तो वाटर कंटेंट से असर पड़ता है कंक्रीट पर, और वाटर कंटेंट वर्केबिलिटी को इफेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहली चीज़ तो वाटर कंटेंट। उसके बाद दूसरा है हमारे पास मिक्स प्रपोर्शंस, यानी कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मिक्स प्रपोर्शन क्या है। मिक्स प्रपोर्शन का मतलब है कि हम कौन सा मटेरियल कितनी अमाउंट में डाल रहे हैं, कितनी क्वांटिटी। जैसे किसी भी कंक्रीट के अंदर सीमेंट है, फाइन एग्रीगेट है, कोर्स एग्रीगेट है, वाटर है, एडमिक्सचर है, तो ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब डिपेंड करता है कि हम कितनी अमाउंट में डाल रहे हैं। अब वाटर ज़्यादा कर रहे हैं तो भी दिक्कत है, सीमेंट ज़्यादा कर दिया तो दिक्कत है, सीमेंट कम कर दिया तो दिक्कत होगी। यानी कि हमें जितने भी सामान डालना है मिक्स के अंदर, उसको एक बहुत ही सही प्रोपोर्शन के अंदर डालना पड़ता है। फिर उसके बाद थर्ड है हमारे पास साइज ऑफ एग्रीगेट्स। अब जो भी हम एग्रीगेट यूज़ कर रहे हैं, इनका साइज़ क्या होना चाहिए, तो साइज ऑफ एग्रीगेट्स पर डिपेंड करता है वर्केबिलिटी। इसके बाद नेक्स्ट है शेप ऑफ एग्रीगेट्स। अब एग्रीगेट की शेप कैसी है, तो शेप ऑफ एग्रीगेट पर भी डिपेंड कर रहा है। अब वर्केबिलिटी, काम करने की आसानी, अलग अलग शेप जब होंगी तो अलग अलग उस शेप का असर पड़ेगा वर्केबिलिटी पर। डिटेल में पढ़ेंगे कि शेप ऑफ एग्रीगेट से कैसे फ़र्क पड़ता है वर्केबिलिटी पर। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट्स। ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट्स का मतलब है कि जैसे एग्रीगेट्स अलग अलग साइजेस के हमारे पास रहते हैं, तो अलग अलग साइज़ के एग्रीगेट है। तो ग्रेडिंग का मतलब है, जब हमने डिस्कस भी कर लिया था कि ग्रेडिंग क्या होता है। ग्रेडिंग होता है कि जो भी साइज़ है एग्रीगेट का, वो हर एक साइज़ प्रेजेंट है या फिर कुछ साइज़ प्रेजेंट है, तो ये हम बोलते हैं ग्रेडिंग को। यानी कि एग्रीगेट जो हम यूज़ कर रहे हैं उसका साइज़ क्या है और कौन कौन से साइज़ आपस में मिक्स हुए हैं, तो ये सब हम ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट से पता लगाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सरफेस टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट्स, यानी कि अब जो भी हम एग्रीगेट यूज़ करेंगे उनका सरफेस टेक्सचर कैसा होगा, उनकी बाहर की सरफेस कैसी है, इस पर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है वर्केबिलिटी। मान लो अगर जो हमने एग्रीगेट्स यूज़ करें, उन एग्रीगेट्स पर मिट्टी लगी हुई है चारों तरफ, वो साफ़ नहीं है, टेक्सचर ख़राब है, रफ़ है, तो जो सीमेंट का पेस्ट होगा वो ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगा और बॉन्डिंग अच्छी भी नहीं होगी। तो यहाँ सरफेस टेक्सचर ऑफ एग्रीगेट्स में दिक्कत आ जाएगी। नेक्स्ट यूज़ ऑफ एडमिक्सचर्स। अब एडमिक्सचर्स हमने आपको बताया था, एडमिक्सचर्स क्या होते हैं कि जैसे ही कंक्रीट के अंदर अगर हमें उसको तुरंत सेटल नहीं कराना है, हमें थोड़ा टाइम चाहिए, तो सेटलमेंट बढ़ाना है हमें, तो हम एडमिक्सचर को यूज़ कर सकते हैं। या फिर कंक्रीट बहुत देर से जम रहा है, बहुत देर से हार्ड होना शुरू हुआ, हमें कंक्रीट को जल्दी हार्ड कराना है, तो भी हम एडमिक्सचर को यूज़ कर सकते हैं। तो एडमिक्सचर्स का यहाँ पर यूज़ है कि एडमिक्सचर्स पर डिपेंड करती हैं वर्केबिलिटी। उसके बाद नेक्स्ट है यूज़ ऑफ सप्लीमेंट्री सीमेंशियस मटेरियल्स। सप्लीमेंट्री सीमेंशियस मटेरियल्स यानी कि सीमेंट के साथ में जो हम और चीज़ें ऐड कर रहे हैं, उनसे वर्केबिलिटी पर क्या असर पड़ रहा है।
तो ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट इज टाइम। कितने टाइम लग रहा है हार्ड होने के लिए और रिएक्शन कितने टाइम बाद स्टार्ट हुई, ये सब चीज़ें टाइम जो लग रहा है ये भी वर्केबिलिटी को असर डालती हैं वर्केबिलिटी पर। तो टाइम से भी वर्केबिलिटी पर फर्क पड़ता है। नेक्स्ट टेम्परेचर। अब टेम्परेचर में क्या होता है, जो भी टेम्परेचर होता है टेम्परेचर से असर पड़ेगा वर्केबिलिटी पर। अब सपोज कोई पहाड़ी एरिया है, उस पहाड़ी एरिया में हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पर अलग दिक्कतें हैं। फिर साथ में हम किसी और एरिया के अंदर गए हैं जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा है तो वहाँ पर भी वर्केबिलिटी पर उससे असर पड़ेगा। तो टेम्परेचर के बारे में देखेंगे कि टेम्परेचर से कैसे असर पड़ रहा है। तो वाटर कंटेंट, मिक्स प्रोपोर्शंस, साइज ऑफ एग्रीगेट, शेप ऑफ एग्रीगेट, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट्स, surface structure of aggregates, use of admixtures, use of supplementary cementitious materials, टाइम और टेम्परेचर, इन सब चीज़ों से फ़र्क पड़ता है वर्केबिलिटी पर। सबसे जो फर्स्ट है इसको आज डिस्कस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में और पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वाटर कंटेंट। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वर्केबिलिटी में वो वाटर कंटेंट होता है। तो जैसे जैसे हम वाटर के कंटेंट को, पानी की मात्रा को बढ़ाते हैं तो वर्केबिलिटी बढ़ जाती है। अब इसको हम मेज़र करते हैं किलोग्राम और लीटर पर क्यूबिक मीटर ऑफ कंक्रीट में। अब हम इस रिलेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं वाटर सीमेंट रेशियो की टर्म में। वाटर सीमेंट रेशियो के बारे में हमने पढ़ा ही है। अगर वाटर सीमेंट रेशियो कम होगा तो हाई अमाउंट सीमेंट विच इज़ हेल्पफुल फॉर गुड स्ट्रेंथ, वाटर सीमेंट रेशियो कम होगा तो आप देखो वाटर कम है, सीमेंट ज़्यादा है, तो ज़्यादा सीमेंट, ज़्यादा बॉन्डिंग और ज़्यादा स्ट्रेंथ। लेकिन स्मॉल वाटर सीमेंट रेशियो में वर्केबिलिटी ज़्यादा अच्छी नहीं आ पाती है, वर्केबिलिटी में दिक्कत होती है। इफ़ प्रॉपर कॉम्पैक्शन कैन नॉट बी अचीव्ड, कॉन्क्रीट विल नॉट बी इनफ स्ट्रॉन्ग एज डिजायर्ड। अगर हम प्रॉपरली कॉम्पैक्शन नहीं कर रहे हैं, कॉम्पैक्शन भी एक प्रोसेस है, उसके बारे में भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कॉम्पैक्शन अगर प्रॉपर नहीं हो पा रहा है तो भी स्ट्रेंथ ठीक से नहीं आ पाएगी। अगर ये तो हमने बात की अगर हमने वाटर सीमेंट रेशियो को कम रखा है, लेकिन अगर हम वाटर सीमेंट रेशियो को बढ़ा देते हैं तो अब इससे वर्केबिलिटी बढ़ जाती है और कॉम्पैक्शन प्रॉब्लम यहाँ से कम हो जाती है। लेकिन अब इससे क्या दिक्कत हो सकती है, बहुत ज़्यादा पानी, तो आप समझ सकते हो ब्लीडिंग भी हो सकती है और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के अंदर कमी भी हमें देखने के लिए मिल सकती है। Hence an optimum water cement ratio has to be maintained। तो हमने देखा है वाटर सीमेंट का रेशियो कम लेंगे तो वर्केबिलिटी में दिक्कत, लेकिन बॉन्डिंग अच्छी रहेगी, कॉम्पैक्शन में भी दिक्कत आएगी। और अगर वाटर सीमेंट रेशियो ज़्यादा ले रहे हैं तो वर्केबिलिटी सही है लेकिन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम हो रही है। तो अब हमें दोनों चीज़ों में कुछ ना कुछ दिक्कतें देखने के लिए मिलेंगी। तो अब दिक्कतों को हटाने के लिए हमें एक प्रॉपर वाटर सीमेंट रेशियो को यूज़ करना चाहिए और वाटर सीमेंट रेशियो प्रॉपर लेंगे तो वर्केबिलिटी भी सही रहेगी और साथ में जो कंक्रीट के अंदर स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ भी कंक्रीट के अंदर सही आएगी। तो वाटर कंटेंट एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिस पर वर्केबिलिटी डिपेंड कर रही है। तो वाटर कंटेंट आप यहाँ से रीड कर लो। तो आज के लेक्चर में हमने देखा वाटर कंटेंट कैसे इम्पॉर्टेंट है और साथ में कुछ प्रॉपर्टीज़, कुछ फैक्टर्स जिन पर वर्केबिलिटी डिपेंड करती है। अगर इन सब फैक्टर के अंदर चेंज आएगा तो वर्केबिलिटी के अंदर भी बदलाव आ जाता है। वाटर कंटेंट आज हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर में और पॉइंट्स भी इसके डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।